मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाला में कार्यरत हूँ। आज हम शक्ति संतुलन का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि शक्ति संतुलन से संबंधित हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि उससे पहले जो स्थिति है, जो हमने अभी तक राष्ट्र शक्ति का या राष्ट्रीय शक्ति का जो अध्ययन किया है उससे संबंधित है कि शक्ति संतुलन की आवश्यकता है। जैसे कि स्वतंत्र और प्रभुसत्ताधारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्राथमिक इकाइयाँ हैं। ये सभी राज्य राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर पारस्परिक व्यवहार करते हैं और अपने हितों की सिद्धि के लिए शक्ति यानी पावर का प्रयोग करते हैं। राज्य मनमानी करने के लिए एकदम स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि विभिन्न कारणोंवश उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है तथा वे अपने प्रभुसत्ता तथा शक्ति प्रयोग के निरंकुश उपयोग में विवशता अनुभव करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय शक्ति तथा प्रभुसत्ता के निर्बाध प्रयोग पर नियंत्रण का कार्य करती है। राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने वाली प्रमुख सीमाएं इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले हम स्थान दे सकते हैं शक्ति संतुलन को, और दूसरा जो है सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व जनमत, अंतर्राष्ट्रीय विकास, विश्व शांति, मानव कल्याण और संयुक्त राष्ट्र संघ। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति के कारण विश्व समुदाय में मनमाना आचरण करने लगे तो उसके आचरण को इन उपायों से मर्यादित किया जा सकता है। ये स्थितियां नैतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की है और इनका विद्यमानता यह सिद्ध करती है कि राष्ट्रीय शक्ति बड़ी हो या छोटी, मनमाना आचरण नहीं कर सकती। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि पिछली 4 शताब्दियों विशेष रूप से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शक्ति संतुलन का रहा है। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मौलिक सिद्धांत, राजनीति का एक आधारभूत नियम माना जाता है। कोई शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बंटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में सामर्थ्य हो। जिस प्रकार एक तुला के 2 पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्य अवस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहती है। कोई एक देश अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वह उनके लिए संकट और चिंता का विषय बन जाता है। जैसे 1935 के हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में यूरोप के राज्यों के लिए ऐसा खतरा बना दिया कि इसके प्रतिकार की पुरानी पद्धति विरोधी राज्यों की गुटबंदी द्वारा शक्ति संतुलन की स्थापना करना पड़ा। शक्ति संतुलन का जो है अभिप्राय से संबंधित हम शक्ति संतुलन के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आधुनिक के विचारकों ने शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आधारभूत सिद्धांत या सामान्य सामाजिक सिद्धांत तथा राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम और आदि की संज्ञा दी है। विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में संलग्न रहते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए एक बहुमूल्य यंत्र के रूप में शक्ति संतुलन ने अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। यानी रिचर्ड कॉबन ने लिखा है कि शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसा अव्यक्त व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन से अभिप्राय है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन कायम होना
स्लिचर ने लिखा है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदाय की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। हैंस मार्गन्थाउ प्रत्येक के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को बनाए रखने के लिए अथवा परिवर्तित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा शक्ति प्रदान प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। क्लाड, जो IL क्लाड है, उसने जो लिखा है कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में रहती है। प्रोफेसर फे लिखता है कि शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के शक्ति न्यायपूर्ण तुल्य भारित जस्ट इक्वलिब्रियम जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। डिकिंसन के मतानुसार संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है। लेखा संतुलन का अर्थ होता है समानता, लेकिन जब संतुलन किसी के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है किंतु दूसरे के लिए परिवर्तनशील रहता है। फेनेलॉन के अनुसार शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी ना बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। कैंसलरे के अनुसार राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्य अवस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। निकोलस जॉन स्पाइकमैन लिखते हैं के अनुसार राज्यों को केवल इस बात में दिलचस्पी होती है कि तुला का पलड़ा उनके पक्ष में झुका हुआ हो, क्योंकि अपने संभावित शत्रुओं के मुकाबले उस जैसा शक्तिशाली होने में कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा केवल इस बात में निहित है कि आप अपने शत्रु से अधिक शक्तिशाली हों। पामर और पार्किंस अपने विश्लेषण में शक्ति संतुलन की अवधारणा की 7 विशेषताओं को उल्लेख करते हैं। उसमें विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन सदैव बना रह सकता है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः नहीं होती है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। शक्ति संतुलन का मापदंड युद्ध है, क्योंकि युद्ध तभी आरंभ होते हैं जब शक्ति संतुलन विच्छिन्न हो जाता है। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है, किंतु राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है। शक्ति संतुलन ना तो प्रजातांत्रिक देशों के लिए ही उपयुक्त है और ना तानाशाही राष्ट्रों के लिए ही। एवं 7वां जो बताता है, शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र केवल शिकार यानी विक्टिम या दर्शक के रूप में रहते हैं, किंतु वे आपस में मिल जाएं तो इस खेल में सक्रिय हिस्सेदारी बन सकते हैं। शक्ति संतुलन की अस्पष्टता के अनेक अर्थ बताए हैं। मार्टिन वाइट के अनुसार एक इतिहासकार शक्ति संतुलन तब मानता है जब विरोधी समुदाय की शक्ति उसके बराबर होती है, किंतु एक राजनीतिज्ञ के मतानुसार शक्ति संतुलन तब होगा जबकि उसका पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा, जबकि उसके राष्ट्र को राष्ट्रीय हित के अनुसार चाहे जिस पक्ष में मिलने की स्वतंत्रता होगी। क्लाइड के अनुसार शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित 4 रूपों में किया गया है। जैसे कि एक अवस्था के रूप में हम ये मान सकते हैं कि इसमें जलवायु यानी तुल्य भारिता कैसी है। नीति के रूप में यानी एज ए पॉलिसी के रूप में कौन कौन मानते हैं, केनेथ थॉमसन, मॉर्गनथाउ, चर्चिल हैं। और व्यवस्था यानी एज ए सिस्टम के रूप में मार्टिन वाइट,
AJP टेलर, चार्ल्स लर्च आदि इस व्यवस्था को मानते हैं। प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में जो मानने वाले हैं मिल और मैकलुगलिन और वुड्रो विल्सन इत्यादि ने प्रतीक रूप में माना है। हम मार्गनथाउ के जो विचार हैं शक्ति संतुलन से संबंधित, उसमें विशेष रूप से मार्गनथाउ ने 5 बिंदु बताए हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न अर्थ के रूप में शक्ति संतुलन का प्रयोग मार्गनथाउ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। जैसे नीति रूप में जो कुछ निश्चित कार्य करना चाहती है, वास्तविक कार्य के रूप में, या एवं शक्ति के समान वितरण के रूप में। उनका कहना है कि जब शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण के किया जाता है तो यह कार्यों के वास्तविक स्तर का बोध कराता है, जिसमें कुछ राष्ट्रों के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण कर दिया जाता है। इस प्रकार मार्गनथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ तुल्य भारित्व है, किंतु क्लाड का मत है कि मार्गनथाउ द्वारा शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है तथा इसकी सूचना पाठकों को नहीं दी गई है। यानी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शक्ति के वितरण के रूप में किया है। दूसरा जो बताते हैं अपरिहार्य, उन्होंने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपरिहार्य बताया है। उनका मत है कि शक्ति संतुलन तथा इसे बनाए रखने वाली नीतियां न केवल अपरिहार्य वरन संप्रभु राष्ट्रों के समाज में स्थायित्व लाने वाले मूल तत्व है। विदेश नीति का सामान्य साधन के रूप में माना। जैसे उनके मतानुसार शक्ति संतुलन विदेश नीति का एक सामान्य साधन है, यानी यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग अपनी स्वतंत्रता चाहने वाले प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रत्येक समय में किया गया है। यह शक्ति संघर्ष का स्वाभाविक एवं अपरिहार्य परिणाम है। असंगतियां भी माना है इसमें। उनके शक्ति संतुलन के विचार में कुछ असंगतियां, जब वे शक्ति संतुलन को अपरिहार्य और स्वाभाविक बताते हैं तो वे यह स्पष्ट नहीं करते कि यह शक्ति संतुलन का सामान्य रूप से आजकल ज्ञात नहीं होता है। तुल्य भारिता अपरिहार्य, यानी तुल्य भारिता को अपरिहार्य मानकर अमेरिकी विदेश नीति के स्वरूप को सुधारने के लिए मार्गनथाउ ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। शक्ति संतुलन की अपरिहार्यता से उनका अर्थ ना तो यह है कि तुल्य भारिता की स्थिति सदैव कायम रहती है और ना यह कि राज्यों की नीतियों का लक्ष्य सदैव ऐसी स्थिति कायम करने का होता है या उसकी रक्षा करने का। मार्गनथाउ का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन के अतिरिक्त इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि साधनों का विकास किया गया है। इस मान्यता का स्पष्ट अर्थ है कि शक्ति संतुलन को अपरिहार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका कार्य संभालने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। एक विवेकपूर्ण विदेश नीति सदैव शक्ति के संतुलन का सिद्धांत अपनाती है, किंतु जो राष्ट्र इसका बहिष्कार करता है उसको विश्व विजय प्राप्त करनी पड़ेगी या वह नष्ट हो जाएगा, दोनों में से एक होगा। इसके पश्चात हम कहते हैं कि अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन की अवधारणा के 8 प्रकार से व्याख्या की है। जैसे शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति का वितरण, यानी सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ शक्ति का वितरण। जब कोई राजनीतिज्ञ यह कहता है कि शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया हो तो उसका तात्पर्य होता है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में उससे अधिक शक्तिशाली हो गया है। दूसरा जो बताता शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की साम्य अवस्था। शक्ति संतुलन से अभिप्राय 2 प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूहों अथवा प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की तुल्य भारिता या समानता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की प्रबलता, यानी शक्ति संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। शक्ति संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। चौथा जो है शक्ति संतुलन से अभिप्राय स्थिरता तथा शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथास्थिति की नीति को समर्थन करता है। यथास्थिति से स्थिरता आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात कही जाती है। इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शांति लाने की क्षमता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है अस्थिरता तथा युद्ध, यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि संतुलन से अस्थिरता और युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। विश्व युद्ध छिड़ने का कारण यह था कि जर्मनी को यह गलत फहमी थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधी की शक्ति को संतुलित कर सकती है। शक्ति के संतुलन से भय और अविश्वास बढ़ता है, जिसका परिणाम युद्ध होता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति है, यानी ऐसा भी कहा जाता है कि शक्ति संतुलन के लिए शक्ति संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची शब्द के रूप में हम ले सकते हैं। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में है हमारे पास में, यानी संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है। जहाँ राष्ट्र राज्य व्यवस्था होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों या इटली के राज्य अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम का अवश्य ध्यान रहता है। शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक है, यानी कि संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कार्य के महत्व को प्रतिपादित करता है तथा विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखा जाने पर जोर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत इसे कह सकते हैं, और इस मान्यता पर आधारित है कि शक्ति संतुलन की उपेक्षा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के तत्व की उपेक्षा प्रकट होती है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल इसके